नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लद्दाख के पैंगोंग क्षेत्र में चीन से गतिरोध कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की बार-बार अपील के बाद भी चीन ने डेप्सांग पैंगोंग से अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। अब लद्दाख में लंबी सैन्य तैनाती के आसार दिखने लगे हैं। इसके लिए युद्ध स्तर पर रसद सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। चीन तीस्ता नदी के बहाने बांग्लादेश में पांव पसारने में जुटा हुआ है। चीन ने बांग्लादेश को करीब 7500 करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात कही है, जो तीस्ता नदी के पानी की बेहतर व्यवस्था और सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। बांग्लादेश और चीन की नजदीकियों से भारत की चिंता बढ़ गई है। एलएसी पर तनाव के बीच इंडियन रेलवे ने चीन को एक और झटका देते हुए 44 सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ठेका रद्द कर दिया है। बीते महीने ही जब टेंडर खोले गए तो चीन की कंपनी CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही 6 आवेदन करने वालों में योग पाई गई थी। चीन को एक और झटका देते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 1 सितंबर से चीन को गुणवत्ता के मानक पर खरा उतरने वाले आयातित खिलौनों को ही बेचने की इजाजत दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार चीन सहित अन्य देशों से आने वाले दवा, इलेक्ट्रिक मशीनरी, फर्नीचर आदि 371 वस्तुओं पर गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य करने की प्रक्रिया में है। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। त्योहार के इस शुभ अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने गणेश चतुर्थी के त्योहार पर कोरोना संकट खत्म होने की भी कामना की है। अगले महीने शुरू होने वाले संसद सत्र में 11 अध्यादेशों को मंजूरी दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। कोरोना के कारण तय समय से पहले स्थगित हुए बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल ने कई मंत्रालयों से जुड़े 11 अध्यादेशों को मंजूरी दी है। सरकार के पास इन अध्यादेशों पर संसद की सहमति हासिल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। सीमा पर तनाव के बीच फाइट जेट तेजस की तैनाती पाकिस्तान से सटे पश्चिमी मोर्चे पर गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलौदी एयरबेस पर की जाएगी। आपको बता दें कि पश्चिमी सीमा पर तेजस विमानों की पहली स्क्वाड्रन नलिया में बनेगी। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 विमान होते हैं। मिग श्रेणी के विमान फेज आउट होने से पश्चिमी सीमा पर संभावित खतरे को देखते हुए तेजस को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर हुसैन के भड़काने पर ही लोगों ने दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी की थी। ताहिर ने दंगाइयों को अपनी छत पर जाने की सुविधा दी और अन्य सहायता प्रदान की थी। दिल्ली पुलिस ने अंकित शर्मा की हत्या मामले में 50 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने की सरकार तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि अनुच्छेद 370 और 35A के तहत मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने के बाद अब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करके विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। अभिनेता सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई की 16 सदस्यों की टीम मुंबई में है। सीबीआई आज सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर जाकर सीन को रिक्रिएट कर सकती है। इसके अलावा केस से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ भी कर सकती है। इसमें सुशांत के घर काम करने वाले दीपेश सावंत और केशव बचनेर भी शामिल हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो गया है। इस वैक्सीन का देश भर में 20 केंद्रों पर ट्रायल किया जाएगा। इनमें मुंबई, पुणे, अहमदाबाद को भी शामिल किया गया है। तीसरे चरण के ट्रायल में 1600 लोगों को शामिल किया जाएगा। पहले दिन करीब 100 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिन में 10 लाख कोविड-19 परीक्षणों का आंकड़ा पार कर लिया गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। ICMR के आंकड़ों के अनुसार 1 अगस्त तक हर दिन 4 से 5 लाख नमूनों की जांच हो रही थी, जिसे 20 दिनों में बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। भारत में अब तक 29,75,701 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 55,794 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मरीज सामने आए और 945 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के ये आंकड़े दुनिया में एक दिन में आए मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के अभी तक 2,31,05,852 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 8,01,186 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,57,02,054 मरीज ठीक हो चुके हैं। इटली में मई के बाद पहली बार एक दिन में करीब 1,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। नाइक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गोवा सरकार ने माना है कि उनकी हालत बेहद नाजुक थी और वे मौत के मुंह से वापस आए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि नाइक की हालत अब स्थिर है और वे निजी अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने फोन कर नाइक के स्वास्थ्य की जानकारी ली और किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
दिल्ली पुलिस को आईएसआई के एक आतंकी को धौला कुआं से पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में आतंकवादी अबू यूसुफ को गोली मार कर दबोचा है, जिसके कब्जे से 2 आईईडी सहित हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आतंकी से पूछताछ के साथ ही उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली में छापेमारी कर रही है। हरियाणा में कोरोना कहर को देखते हुए खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि अब हरियाणा में हर हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। सीएम ने कहा कि शनिवार और रविवार को बाजार सहित तमाम संस्थाएं बंद रहेंगी। कोरोना संक्रमण कम होने पर लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के नाम का उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से गठित किए गए ट्रस्ट ने अयोध्या की मस्जिद का नाम धुन्नीपुर रखा है। सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष अतहर हुसैन ने कहा कि 5 एकड़ में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबर नहीं रखने का ट्रस्ट ने प्रस्ताव पास किया है। इसकी जगह धुन्नीपुर मस्जिद नाम पर मुहर लगाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने नामांकन को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा चुनावी प्रचार के लिए होने वाले रोड शो में अब समूह में 5 गाड़ियों से ज्यादा लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किए जाने के संकेत मिलते ही बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी की आज से 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बिहार पार्टी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बुलाई है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी, जिसके बाद प्रदेश के पदाधिकारी चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि नफरत का बीज बोने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खास तौर पर फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय लोगों को इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। अदालत ने कहा कि भड़काऊ पोस्ट सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका में एक भारतीय को वीजा धोखाधड़ी करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नागरिक पर आरोप है कि उसने वीजा धोखाधड़ी करने के लिए षड्यंत्र रचा है, जिसके तहत विदेशी नागरिकों को फर्जी H-1B वीजा प्राप्त करके अमेरिका में आने के लिए प्रेरित किया गया है। अब कोर्ट द्वारा आरोपी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश के खाजीपत में रहने वाले स्टेट हैंडलूम वीवर कारपोरेट सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन गुज्जाला श्रीनिवासुलु के घर पर सीआईडी ने छापा मारा है, जिसमें श्रीनिवासुलु के आवास से सीआईडी ने 3 किलो सोना, 2 किलो चांदी, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद और प्रॉपर्टी दस्तावेज जब्त किए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी और हरदा जिले को रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में आज और कल 3 जैन मंदिर भक्तों के लिए खोलने की अनुमति दी है। मंदिर में दर्शन के लिए एक बार में सिर्फ 5 भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आदेश किसी अन्य मंदिर या गणेश चतुर्थी समारोह के लिए नहीं है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकालने की इजाजत नहीं है। लखनऊ में इसकी इजाजत नहीं मिलने से शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी भड़क गए हैं। उन्होंने पुलिस की गाइडलाइन को असंवैधानिक और अवैध बताया है। मौलाना ने कहा कि कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मजलिस करूंगा, इसके बाद चाहे जो पुलिस मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत को लेकर उत्सुक नजर नहीं आ रहा है। यूपी कांग्रेस, सपा और बसपा के नेताओं ने निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के मतदान का समय लगभग एक ही जैसा है, लेकिन यूपी में निर्वाचन आयोग सुस्त दिख रहा है। नीट परीक्षा को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने गुजारिश करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के चलते नीट की परीक्षाएं टाल दीजिए। उन्होंने चेताते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर आत्महत्याएं बढ़ेंगी। स्वामी ने नीट की परीक्षाओं को दिवाली के बाद कराने की सिफारिश की है। वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय ने स्नातक और परास्नातक की प्रवेश परीक्षाएं 2 चरणों में कराने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी ने देश भर में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया है। यूपी और पीजी की पहले चरण की प्रवेश परीक्षाएं 24 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित होंगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षाएं 9 सितंबर से 18 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में सरकारी कंपनियों ने 22वीं बार फिर से बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने दिल्ली में 16 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज से 80 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर होगी। आपको बता दें कि पिछली बार 17 दिनों लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद कीमत बढ़ना बंद हो गया था, लेकिन अब फिर सरकारी कंपनियां रेट बढ़ाने लगी हैं।
दिल्ली की तर्ज पर अब बिहार सरकार ने आज से कोरोना मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की है। सीएम नीतीश की सहमति मिलते ही नालंदा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने प्लाज्मा थेरेपी देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की थी, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी और देश भर में इसे अपनाने की सलाह दी थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्थानीय लोगों ने इमरान सरकार से कब्जा हटाने के नारे लगाए। साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा पीओके से उतार दिया है। हालांकि पाक का झंडा उतारने वाले कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लेकर फिर झंडा लगा दिया है। फिलहाल इमरान सरकार कब तक लोगों की आवाज दबाती रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान में दिखावे की कार्रवाई करते हुए 88 आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि FATF में ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अभी तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF की अक्टूबर में अगली बैठक होने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के शुरू होते ही अब बिजनेस की गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। रेडिसन से लेकर ताज ग्रुप समेत कई बड़े होटल्स अयोध्या में निवेश करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके चलते रामनगरी में जमीनों का रेट महंगा हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अयोध्या में मैकडोनाल्ड समेत 200 रेस्तरां अगले साल तक खुल जाएंगे। मेरठ में NCERT की डुप्लीकेट किताबें छापने पर UP-STF ने खुलासा किया है। UP-STF और मेरठ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 35 करोड़ की डुप्लीकेट किताबें पकड़ी गई हैं, जिसमें दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। NCERT की डुप्लीकेट किताबें छापने का मास्टरमाइंड भाजपा नेता संजीव गुप्ता का बेटा सचिन है। सचिन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रक्षा मंत्रालय के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राफेल डील की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसके चलते 8 महीने बाद भी डील की ऑडिट रिपोर्ट अधर में लटकी हुई है। रिपोर्ट में फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन से राफेल विमानों की ऑफसेट डील का कोई उल्लेख नहीं है। अभी संसद में यह रिपोर्ट पेश होना बाकी है। आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार स्थानीय लोगों को तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने के लिए बिल तैयार कर रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में बिल को मंजूरी मिलते ही निजी कंपनियों पर शर्त लागू हो जाएगी, जिसके तहत उन्हें कंपनी में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होगी। केंद्र सरकार ने IAS राजीव कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव झारखंड कैडर 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये मोदी सरकार में पहले पूर्व वित्त सचिव का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि विगत दिनों चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया था। अब मोदी सरकार ने लवासा की जगह राजीव कुमार की नियुक्ति की है। यूपी सरकार ने 10वीं और 12वीं के शिक्षा सत्र में देरी होने से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने छात्रों की पढ़ाई समय पर चलती रहे, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए DTH के स्वयं प्रभा चैनल नंबर 22 डिश और जियो ऐप से भी ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में मेस और हॉस्टल की फीस वसूलने के विरोध में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने प्रदर्शन की अगुवाई की है। छात्रों ने मांग की है कि JNU प्रशासन को लॉकडाउन के दौरान की फीस माफ करनी चाहिए। वहीं प्रशासन ने मेस और हॉस्टल की फीस जमा करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सोमवार को होगी। दिल्ली के 10 जनपद में होने वाली बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। इसमें कांग्रेस के नए अध्यक्षों के चुनने पर मंथन होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी काम देख रही हैं। अब पार्टी बिहार चुनाव से स्थायी अध्यक्ष बनाना चाहती है। राजधानी दिल्ली में 10,000 संपत्तियों को डीसील किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नियमों के विपरीत जाकर रिहायशी परिसरों की सीलिंग को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने तीनों नगर निगमों के मेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संपत्तियों को डीसील करने का ऐलान किया है। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी IT सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा है कि इस्लामिक आर्मी के द्वारा अयोध्या पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर हिंदू इतिहास का शुद्धिकरण किया है।
बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 3 घुसपैठियों को मार गिराने में सफलता पाई है। पंजाब के तरन में 3 पाकिस्तानी घुसपैठी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीएसएफ की बटालियन ने तीनों को ढेर कर दिया। ये घुसपैठिए पाकिस्तानी आतंकी हैं या स्मगलर, अभी इस बात की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार पर कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और 5 मंत्रियों को अब तक कोरोना हो चुका है। मुख्यमंत्री और कई मंत्री ठीक हो गए हैं, तो कई का उपचार जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होटल व्यवसायी और साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में 24 अगस्त से 30 अगस्त तक ट्रायल के तौर पर होटल और साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो इजाजत आगे बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें कि 21 मार्च को लॉकडाउन लगने के साथ ही होटल और बाजार बंद चल रहे थे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने ससुर चंद्रिका राय के जेडीयू में शामिल होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में चंद्रिका राय की जमीनी हैसियत नहीं है, वो कहीं भी चले जाएं। वहीं चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप की पत्नी ने उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने की खबरों पर कहा कि वो चाहे जहां से चुनाव लड़ें, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 332 रन बनाए। 22 वर्षीय क्राउली ने 5वें ओवर में क्रीज पर कदम रखा और इसके बाद शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करके अपने करियर का पहला शतक जमाया। वो अभी 171 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने बटलर के साथ 5वें विकेट के लिए 205 रन की अटूट साझेदारी की है। पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह को इंग्लैंड के खिलाफ 28 अगस्त से शुरू होने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज में शामिल किया गया है। इस 17 वर्षीय गेंदबाज ने अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सीमित ओवरों के मैच अभी तक नहीं खेले हैं। नसीम के अलावा पाकिस्तान ने 19 वर्षीय बल्लेबाज हैदर अली को भी टीम में शामिल किया है। दक्षिण अफ्रीका के नील मैकेंजी पारिवारिक कारणों से बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच पद से हट गए हैं। बीसीबी ने 44 वर्षीय पूर्व बल्लेबाज मैकेंजी को जुलाई 2018 में सीमित ओवरों की टीम के लिए बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया था। मैकेंजी ने कहा कि मैंने त्यागपत्र दे दिया है, इसका एकमात्र कारण कोरोना के दौर में परिवार से दूर रहना था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।